हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आंध्र रोड मुजफ्फरनगर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कल हमने सीखा कि हम प्रोग्राम को किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो लाइन होती है प्रोग्राम की, वो क्या होती है, आपको मैंने बताया था हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद ये स्टूडियो जो होती है ये हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइलें क्या होती हैं, जहाँ पे कुछ पहले से पहले ही बने बनाए फंक्शंस स्टोर होते हैं। हेडर फाइल जो होती है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी हेडर फाइलें होती हैं और उन हेडर फाइलों के अंदर कुछ पहले से पहले ही बने बनाए फंक्शंस का प्रयोग करते हैं, जिन फंक्शंस का हमें अपने प्रोग्राम में प्रयोग करना होता है। तो हमें जिस प्रकार के फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत से पहले उन्हीं हेडर फाइलों को इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले वाली मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता रखा है, इससे पहले वाली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थर्ड लाइन थी वो थी वॉइड मेन। ये हमारा मेन फंक्शन है। मैंने फंक्शन की पहचान बता रखी है आपको कि जिसके सामने ब्रैकेट होते हैं वो फंक्शन होता है। ये फंक्शन तीन पार्ट, ये हमारे कोई भी फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसमें तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट उसकी रिटर्न वैल्यू, बीच वाला पार्ट उसका नाम, और ये इसके अंदर हम किसी भी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला अगर आपको किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है तो वॉइड, ये फंक्शन का नाम होता है, मेन है, और यहाँ पे ये आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट कैसे पास किए जाते हैं और हम वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं, ये हम 10th में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम फंक्शन बनाते कैसे हैं, उससे फंक्शन कैसे, उससे वैल्यू कैसे कॉल की जाती है, उससे जो है वैल्यू कैसे रिटर्न की जाती है, ये सब, यानी कोई फंक्शन कम्प्लीटली किस प्रकार से बनाया जाता है, ये चीज़ हम 10th क्लास में सीखते हैं। 9th क्लास में नहीं है। बस फिलहाल तो आप ये समझिए कि ये मेन फंक्शन है। बताया था मैंने मेन फंक्शन क्यों है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मुख्य फंक्शन है, क्योंकि जो भी आप कोडिंग लिखते हो, कोडिंग होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से प्रोग्राम लिखना, कोडिंग कहलाता है। तो जो भी आप कोडिंग करते हो वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है। जहाँ से आप लिखना, जैसे हमारा मेन फंक्शन शुरुआत ओपन कर्ली ब्रेसेस से होगी और प्रोग्राम क्लोज होने के बाद जो भी आपको लिखना है उसके बाद ये इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ये हमारी मेन बॉडी कहलाती है फंक्शन की। तो इस प्रकार से हमारा कोई भी प्रोग्राम, चाहे हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। दूसरे वाली चीज़ होती है इनपुट। ये अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि ये इनपुट क्या है। इनपुट, ये इनपुट क्या होता है, हमें कंप्यूटर में आपको परिभाषा में सिखा रखा है फंडामेंटल में कि आप इनपुट क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि जो इनपुट वो होता है जो इनपुट डिवाइसेस की सहायता से हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस मतलब जो हमारे इनपुट के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, कैमरा है, ये जितनी भी चीज़ होती हैं सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, यंत्र। तो ये इनपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाने वाला डेटा इनपुट
कहलाता है। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से जो हम डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ेगी? हमारे प्रोग्राम के अंदर इनपुट की क्या आवश्यकता है? अब हम इस चीज़ को समझेंगे। इनपुट क्या है? यानी कि हम, इनका मतलब होता है अंदर, पुट मैंने होता है रखना, यानी कि जो चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनपुट के अंतर्गत आती हैं। जो ये सारी चीज़ें जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे इनपुट है। अब हमें प्रोग्राम के अंदर इनपुट की क्या आवश्यकता पड़ी? जैसे मैंने कहा, मान लो मेरे को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा। मान लो आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना है। क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम ये है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। हमें करना क्या है कि कंप्यूटर के माध्यम से हम कोई भी कंप्यूटर को 2 नंबर देंगे और वो क्या करेगा? वो उनका ऐड करके हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर देखा हुआ है। अगर कैलकुलेटर में आप 2 नंबर 3 नंबर वहाँ पे, तो कितने भी नंबर के लिए प्रोग्राम वहाँ पे सेट किया गया है, उसके अंदर एल्गोरिथम जो किया गया है वो कितने भी आप नंबर वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। एक लिमिट होती है वैसे, उसके बाद वो मना कर देता है। लेकिन ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं ये 2 नंबरों को ऐड करेगा, यानी आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी आप उसको कंप्यूटर को 2 नंबर दोगे और वो आपको 2 नंबर का योग करके देगा। ठीक है, ये आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 2 नंबरों का ऐड करके देगा। अब इनपुट का यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इनपुट क्या करेंगे भाई। वो नंबर तो कंप्यूटर को चाहिए ना जिनका आपको योग करना है। कंप्यूटर को क्या पता कि आपको कौन से 2 नंबरों का प्रयोग करना है, तो कंप्यूटर को हमें 2 नंबर इनपुट करने पड़ेंगे, कंप्यूटर को वो 2 नंबर आपको देने होंगे। ठीक है, तो यानी जो जैसे अब मान लीजिए आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर की गुणा करनी है। मैंने कह दिया कि आपको ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जो साधारण ब्याज को कैलकुलेट करे। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल, दर को कहते हैं रेट, और टाइम को आपको बताइए, समय को कहते हैं आपको बताइए टाइम। तो यदि आपको इनमें से कोई भी अगर एक चीज़ अननोन हो, आपके पास मूलधन ना हो या दर ना हो या समय ना हो, क्या आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आपको कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी। ठीक है, तो हम वही चीज़ सीखेंगे कि आपको, वैसे तो नॉर्मली हम कीबोर्ड से डेटा एंटर करते ही हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन हम प्रोग्राम के अंदर नंबरों का कैसे प्रयोग करेंगे। अब हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें क्या केवल नंबरों का ही प्रयोग होता है? उसमें तो आप नंबरों का प्रयोग कर सकते हो। उसमें तो मान लो आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें आप नाम वगैरह डालते हो, फादर नेम वगैरह डालते हो, बहुत सारा डेटा हो सकता है। नंबरों से अलग भी बहुत सारे डेटा प्रोवाइड कर सकते हो आप एप्लीकेशंस के अंदर। तो वो डेटा हम कंप्यूटर को किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, यदि आपको कैलकुलेटर के द्वारा 2 नंबरों का ऐड करना है तो वो 2 नंबर आपसे एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी हम प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे कि वो किस प्रकार से काम करता है। चलिए, तो अब होता क्या है कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत नंबर्स का डायरेक्ट प्रयोग नहीं करते। नंबरों का डायरेक्ट प्रयोग नहीं करते। हम जो नंबरों का जो प्रयोग होता है वेरिएबल की सहायता से होता है। अब ये वेरिएबल क्या है, सबसे पहले देख लो। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए वेरिएबल क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में वह स्थान
जहाँ डेटा में क्या आ जाएंगे हमारे नंबर, मैंने अभी बताया आप नंबर भी स्टोर कर सकते हो, हमारे पास कैरेक्टर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और किसी प्रकार का डेटा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ETC आ गया, जिस प्रकार का भी आप डेटा यहाँ पे देना चाहो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, ये प्रोग्राम में यूज़ होता है वेरिएबल, ठीक है, तो वैसे नॉर्मली नहीं यूज़ होता, कोडिंग में प्रयोग करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में वह स्थान जहाँ पर डेटा एक निश्चित नाम तथा निर्धारित बाइट स्पेस के साथ स्टोर रहता है। वेरिएबल कहलाता है। अब सबसे पहले वेरिएबल ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि भाई वेरिएबल की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने अभी बताया था आपको क्यों पड़ी, क्योंकि हम प्रोग्राम में नंबर्स को डायरेक्टली प्रयोग नहीं कर सकते। किसकी सहायता से करते हैं, वेरिएबल की सहायता से उसको एक्सेस करते हैं। सबसे पहले उसको वेरिएबल में डाला जाता है और उसके बाद उनको जो भी आपको करना है, जोड़ घटा गुना भाग इनपुट जो भी हम करना है वो उन वेरिएबल की सहायता से करते हैं। तो ये हमारा, अब ये वेरिएबल को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा डीप में जाएंगे हम। वेरिएबल का जो मैंने परिभाषा लिखवाई है, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी देखो कंप्यूटर सिस्टम का आपको पता है मेमोरी में कोई दिक्कत नहीं है। जो कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी होती है, जहाँ जो उसका दिमाग होता है, रैम सुना होगा, वही वाली, उस वाली मेमोरी की बात कर रहा है। ये हमारी मेमोरी होगी रैम। डेटा आपको पता है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। और निश्चित नाम क्या होता है, ये चीज़ समझने वाली है। निश्चित नाम और निर्धारित बाइट स्पेस ये क्या है, ये समझेंगे हम। ये दोनों की दोनों चीज़ हमारी समझने वाली है कि निर्धारित बाइट स्पेस और निश्चित नाम क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे को क्या करना है कि दो नंबरों का योग करना है। मैंने प्रोग्राम क्या लिखा, मेरे को दो नंबरों का टोटल करना है। तो आपको कितने वेरिएबल की आवश्यकता होगी, कम से कम आपको दो वेरिएबल तो चाहिए ही जिनका आपको योग करना है ना। दो तो आपको चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल चाहिए। क्यों चाहिए, तीसरा वेरिएबल किस चीज़ के लिए चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो आउटपुट है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ कैलकुलेशन के बाद आ रहा है, ठीक है, तो उसको भाई देखो आपने दो नंबरों का टोटल कर लिया, तो उसका योग भी तो आप कहीं ना कहीं पर रखोगे या उसे ऐसे ही छोड़ दोगे उसे स्वतंत्र रूप से। नहीं, जब हम दो नंबरों को डायरेक्टली प्रयोग नहीं कर सकते तो उनका जो आंसर आएगा वो भी तो नंबर में ही आएगा। मान लो आप दो नंबरों को जोड़ रहे हो तो दो नंबरों में ही तो आएगा उनका आउटपुट भी। तो इस तरह से उसको आंसर को भी स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए। यानी कि अगर आपको दो नंबरों का ये वाला प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल चाहिए, ठीक है। हमारे पास कितने वेरिएबल चाहिए, तीन वेरिएबल। अब यानी कि हम वेरिएबल लेंगे और उनको इनपुट करेंगे। देखो ये हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है इनपुट वाला, ठीक है। अब हम इनपुट कैसे करेंगे ये चीज़ हमें सीखनी है। तो इनपुट हम कैसे करेंगे, वो वॉइड मेन कर्ली ब्रेस हमारा इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पहले वाली जो लाइन होती है वो होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन की। वेरिएबल को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है कि हम प्रोग्राम में जो वेरिएबल हैं वो किस किस नाम से प्रयोग करेंगे, ये चीज़ आप, और वो जो वेरिएबल होगा वो किस प्रकार का होगा, मतलब किस प्रकार से, मतलब उस वेरिएबल में आप किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करोगे। आप सी के अंदर चाहते हो कि मैं तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, दशमलव वाली नहीं करना चाहता, तो आप उस तरह का वेरिएबल भी ले सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं तो दोनों के दोनों जो मेरे जो नंबर होते हैं वो इंटीजर में भी हो सकते हैं और दशमलव में भी हो सकते हैं, तो फिर आप फ्लोट मतलब उसी प्रकार का वेरिएबल ले सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आप वेरिएबल के अंदर एक कैरेक्टर या बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हो तो फिर आपको उस तरह के वेरिएबल लेने पड़ेंगे, है ना। तो प्रोग्राम की पहली लाइन में ही हम बता देते हैं कंपाइलर को हमारे कि हम इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल का यूज़ करेंगे।
आपको जितने भी वेरिएबल का प्रयोग करना है हम कर्ली ब्रेसेस की जो पहले वाली लाइन होती है उसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि अब इसके बाद मान लो अब वेरिएबल के प्रकार आपको 2 नंबर लेने हैं। सपोज करिए आपको इंटीजर का ही टोटल करना है, यानी मेरे पास जो नंबर हैं वो दशमलव वाले नहीं हैं, मैं तो इंटीजर का सिंपली 2 मेरे पास नंबर हैं, मैं उनको ऐड करना चाहता हूँ, है ना। यानी इंटीजर है, पूर्णांक है, दशमलव वाले नहीं हैं। तो मेरे पास कुछ मुख्य डेटा टाइप्स हैं जिनका हमें सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले वाली जो अब डेटा टाइप, अब वेरिएबल आ गया, अब दूसरे वाला शब्द आया यहाँ पर डेटा टाइप, क्योंकि आप तब तक डेटा टाइप आप तब तक वेरिएबल का प्रयोग नहीं कर सकते जब तक आपको डेटा टाइप के बारे में नहीं पता होगा। एक तो हो गया वेरिएबल और एक हो गया डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? यहाँ पर वेरिएबल के प्रकार यानी कि टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, को निश्चित किया जाता है। तो डेटा टाइप में क्या होता है भाई, हमें पता चल गया हमें 3 वेरिएबल लेने हैं, लेकिन वो किस प्रकार के होंगे, या जब तक आपको ये नहीं पता किस प्रकार के होंगे और वो प्रकार प्रोग्राम में किस प्रकार से ले सकते हैं, जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम कैसे उनको ले सकते हैं, कैसे हम उनको डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये प्रकार थोड़ा सा समझना, प्रकार होता है, वेरिएबल का प्रकार को बोलते हैं डेटा टाइप, यानी कि डेटा का प्रकार, यानी जो आप वेरिएबल लेने जा रहे हो वो किस प्रकार के हैं। तो मेरे पास जो मुख्य रूप से हैं वो पहले वाला जो मेरा डेटा टाइप है वो है इंट। इंटीजर किस चीज़ के लिए प्रयोग, ये इंट जो प्रयोग होता है वो इंटीजर वेरिएबल के लिए प्रयोग, अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है। इंटीजर का अर्थ आपको पता ही है, नहीं पता है तो पूर्णांक, यानी कि अगर आपने वेरिएबल इंटीजर इंट प्रकार का लिया है तो आप उसके अंदर दशमलव वाली संख्या को स्टोर नहीं कर सकते। वो यदि आप ज़बरदस्ती कर भी दोगे उसके अंदर स्टोर तो वो दशमलव के बाद की संख्या को छोड़ देगा, वो पूरा ही नंबर, मान लो आपने 2.5 दिया तो दशमलव के बाद की संख्या को छोड़ देगा, पहले वाले को उठा लेगा 2, ठीक है। ये अपने अंदर किसी भी स्थिति में दशमलव वाली संख्या को स्टोर नहीं कर सकता। तो इंटीजर है मेरा इंट। यदि आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है तो आप, जो मेरे पास डेटा टाइप है वो इंट है, इसकी भी ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर 2 बाइट का स्थान लेता है। कितने बाइट का स्पेस लेता है? 2 बाइट का स्पेस लेता है, और इसकी जो रेंज होती है वो माइनस के 32,768 से लेके 32,767 तक होती है। ये है 32, ये कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेगा। ये किस प्रकार से लेगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा। 2 बाइट जो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें डेटा हमारा स्टोर होता है, सबसे छोटी यूनिट बिट होती है ना, और उससे बड़ी होती है निबल जो होती है वो 4 बिट से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आती है हमारी बाइट में, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, यानी 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइट के बाद आती है केबी, यानी कि किलोबाइट। हमारी जो पिक्चर्स होती हैं, आप लोग ध्यान से देखना उन पिक्चर्स को जो हम स्टोर करते हैं, वो देखिए आप केबी में, उसके आगे केबी में लिखा आएगा। केबी के बाद आती है एमबी मेगाबाइट। जो एमबी का तो आपको पता ही है कि मेरी मूवी है या पिक्चर है या कोई गाना है वो कितने एमबी का है। तो ये इस तरह से यूनिट बढ़ती चली जाती है। एमबी के बाद जीबी, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो उसका रोम है या उसकी रैम है वो कितने जीबी की है। जीबी का मतलब गीगाबाइट। तो इस तरह से कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मेमोरी है वो बिट होती है। तो
8 बिट से मिलके 1 बाइट बनता है, और अगर आपने इंटीजर टाइप का लिया है तो वो कितने बाइट का लेगा, 2 बाइट का। और आप उसमें इसके बीच की ही वैल्यू डाल सकते हो, ना इससे बड़ी ना इससे छोटी, यानी कि वो वैल्यू 32,768 से छोटी नहीं हो सकती और 32,767 से बड़ी भी नहीं हो सकती। इस बीच की कोई भी वैल्यू, ये जो मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल लूँगा उनके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। तो ये है। दूसरा वाला मैंने कह दिया भाई नहीं मुझे तो इंटीजर की चाहिए, मुझे तो फ्लोट का लेना है। तो आप फ्लोट का कैसे लोगे, ये फ्लोट का मतलब दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। अगर आपको दशमलव वाली संख्या लेनी है तो दशमलव वाली संख्या के लिए जो डेटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट। फ्लोट, ये इसका प्रकार भी फ्लोट है, आपने सुना भी होगा फ्लोटिंग पॉइंट, यानी दशमलव वाली संख्याएं। ये 4 बाइट का स्पेस लेती हैं, ठीक है, और इसकी रेंज भी काफ़ी होती है। देखो 2 बाइट का मतलब क्या है, एक मैंने आपको बताया कि जो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 8 बिट्स का मतलब 2 बाइट में हो जाएंगी कितनी बिट्स, 2 बाइट में हो जाएंगी 16 बिट्स। तो आप इसके अंदर ये 2 की पावर 16 में चलती है, तो आप 2 की पावर 16 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 64,000 कुछ आएगा, 64,000 समथिंग आएगा जो इसके अंदर लाई करेगा। और 2 की पावर देखो अब ये होगी 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारी होगी 4 का मतलब है 16 बाइट, यानी कि 16 बाइट ये होगी 4 8 चौक 32 बिट्स होगी। अब देखो 2 की पावर 32 में कितनी बड़ी संख्या आप स्टोर कर सकते हो। तो ये है, ये दशमलव के 6 अंकों तक कैलकुलेट कर सकता है जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है। उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर है, ये 3 ही मेन हैं जो प्रकार हैं कैरेक्टर टाइप का। ये तो वैसे तो बहुत सारी है, इनकी रेंज बुक्स में है, मैं जो है आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ कि कितने बाइट का स्पेस लेती है और उसकी रेंज क्या है। कैरेक्टर जो प्रयोग होता है वो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए प्रयोग होता है, CHARCT कैरेक्टर, यानी कि अगर आपको वेरिएबल के अंदर कोई अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD कुछ भी जो भी कीबोर्ड में है वो स्टोर करना चाहते हो तो आप किस प्रकार का वेरिएबल लोगे, कैर टाइप का, और ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर 1 बाइट का स्पेस लेता है। तो ये हमारी कुछ मुख्य रूप से जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक और भी होती है डबल जो होती है वो 8 बाइट का स्पेस लेती है। अब 8 बाइट का वही 2 की पावर, अब 8 का मतलब है 8 8 जा 64, यानी 2 की पावर 64। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी वैल्यूज़ के अंदर स्टोर हो सकती है। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया, यानी कि जो हम वेरिएबल ले रहे हैं उसका प्रकार आप निर्धारित करोगे। तो किस प्रकार से निर्धारित करते हैं ये देखेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत मैंने आपको बताया था उससे ही होगी, हैश इंक्लूड स्टार डॉट एच, हैश इंक्लूड कोने डॉट एच, वॉइड मेन एंड ओपन कर्ली ब्रेस स्टार्ट। अब देखिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये आपका कर्ली ब्रेस ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का प्रकार, यानी कि मैंने कहा कि भाई ये जो 2 नंबर हैं इंटीजर टाइप के मुझे रखने हैं, ऐसे सीखना है मुझे कंसेप्ट के लिए। तो मैं उसकी डेटा टाइप लिखूँगा इंट, INT, ठीक है, स्पेस देंगे। उसके बाद वेरिएबल का नाम जो भी आप लेना चाहो, num1 A B जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हैं, स्पेस num1, ठीक है। अगर आपको इंटीजर टाइप के बहुत सारे वेरिएबल लेने हैं तो num1 कोमा num2, और तीसरा वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की अब मैंने आपको बताया था कि 2 नंबरों को ऐड करने के लिए आपको 3 वेरिएबल की आवश्यकता होती है, तीसरे वाला वेरिएबल जिसमें आपका आंसर स्टोर होगा। तो पहले ये भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप AB भी ले सकते हो। मैंने नंबर और num2 क्यों लिया ये भी मैं आपको अभी डिफाइन करूँगा। तो मैंने लिया पहले वाला वेरिएबल num1, दूसरे वाला मैंने लिया num2, और मैंने तीसरे वाला वेरिएबल लिया बच्चों सम। अब अगर मैं यहाँ पे num1 num2 और सम की जगह अगर ABC भी लूँ तो वो भी वही काम करेंगे, ठीक है। अब जब हम
जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी जो हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे पहले वाला रूल, जो वेरिएबल को लेने के लिए रूल देख लीजिए, मैं एक बार यहीं पे एक बार शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ कि इसके लिए क्या क्या रूल हैं वेरिएबल के नाम के लिए, यानी जब हम वेरिएबल लेते हैं उसके लिए भी रूल है। पहले वाला रूल क्या है कि जो वेरिएबल का नाम होगा उसमें कोई भी आप स्पेशल सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड। स्पेशल सिंबल का मतलब होता है @ परसेंटेज, कुछ भी, ये बहुत सारे होते हैं उसमें, ये एंड हो गया। आप किसी भी स्पेशल सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल एक सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं जो है _, ये इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से इनका यूज़ हम कर सकते हैं, केवल इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्पेशल सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते। और वेरिएबल के नाम में स्पेस का भी प्रयोग नहीं होगा, स्पेस भी अलाउड नहीं है, स्पेस आर नॉट अलाउड। जैसे मेरे को ये लेना है num1, तो मैं इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकता num और स्पेस दे दिया 1, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, यानी कि स्पेस नहीं आ सकता इसके अंदर, ठीक है। और ये स्पेशल सिंबल क्या है, आप इस तरह से वेरिएबल का नाम इस तरह से भी ले सकते हैं कि num @ ये भी गलत है, ठीक है। बस एक _ होता है, हम उसका यूज़ इसमें कर सकते हैं और किसी भी स्पेशल सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये है, ये इसका पहले वाला रूल हो गया। दूसरा मैंने बता दिया, ये दूसरा भी इसी में आ गया, स्पेस नॉट अलाउड। तीसरा, जो वेरिएबल का नाम है वो कीवर्ड्स नहीं हो सकते हैं, कीवर्ड्स नॉट अलाउड। अब ये कीवर्ड्स क्या हैं, रिजर्व वर्ड हैं कुछ, सी के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे इंट डिफाइन है ना, इंट का अपना एक मीनिंग है कि ये डेटा टाइप को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम किसी भी कीवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरा रूल है, वेरिएबल का जो नाम होना चाहिए प्रोग्राम के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोग्राम नीड, यानी कि प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका वेरिएबल का नाम होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ABC भी आप ले सकते हो, क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं दूसरे के लिए, वो हम अपने लिए नहीं बनाते, किसके लिए बनाते हैं, दूसरे के लिए, ताकि जैसे कोई भी हमारा दूसरा व्यक्ति है वो उस प्रोग्राम को पढ़ते ही उसकी समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम किस तरह का है। जैसे मैंने लिखा num1, ये पता चल जाएगा भाई ये कोई पहला नंबर है, num2 ये कोई दूसरा नंबर है, और सम हम सब जानते हैं कि सम किस चीज़ के लिए होता है, जोड़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि दो नंबर हैं, ये पहले वाला नंबर है, दूसरे वाला, उनका कोई जोड़ करना इससे संबंधित है कुछ ये, यानी कि प्रोग्राम को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो। अब यदि आपको भिन्न प्रकार के लेने हो तो आप वो भी आप ले सकते हैं। मैंने कहा मेरे को एक नंबर तो लेना है, मान लीजिए इंटीजर टाइप का, और एक लेना है दशमलव वाला, ठीक है। तो वो मैं कैसे लूँगा, तो देखो पहले वाली लाइन में जो मुझे इंटीजर का चाहिए या फ्लोट का चाहिए, फ्लोट वाले भी लिख सकते हो, और दूसरे वाली लाइन में मैंने लिखा दूसरे वाला जो चाहिए वो फ्लोट प्रकार का चाहिए, तो फ्लोट टाइप का num2। और जब मैंने नंबर 2 फ्लोट टाइप का लिया है तो जो वेरिएबल भी जो उनका आंसर आएगा वो भी दशमलव में ही आएगा, तो वो भी मेरे को किस प्रकार का लेना पड़ेगा, फ्लोट टाइप का ही लेना पड़ेगा। तो ये कोमा से हम इसको अलग कर सकते हैं। वेरिएबल के नाम में कोई स्पेस नहीं है, वेरिएबल का नाम पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोमा लगाया, उसके बाद ये कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट दूसरे वाले वेरिएबल। इस तरह से हम कोमा करके जितने भी हम वेरिएबल लेना चाहते हैं उतने वेरिएबल हम ले सकते हैं। अब इसके बाद ये होगी
और ये सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है ये जो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये मैंने वेरिएबल ले लिए। अभी इनके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, अभी मैंने कोई इनपुट इनके अंदर नहीं किया है। तो पहले वाला लाइन, दूसरे वाला लाइन, तीसरे वाला लाइन, आप जो शुरुआती लाइन होगी वो वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए प्रयोग होगी। ये वाली जो लाइन है ये इस तरह से कमेंट का प्रयोग करते हैं, यानी अगर आप कुछ कमेंट लिखना चाहते हो प्रोग्रामिंग करते समय तो आप इस तरह से दे सकते हो, स्लैश करके, 2 डबल स्लैश करके, उसके बाद CLR SCR। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वैल्यू मैं किस प्रकार से इनपुट करूँगा, num1 इक्वल टू जो भी मुझे वैल्यू डालनी है 100 और सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, ये एंड ऑफ स्टेटमेंट है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। इसका मतलब है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे मेरी इंटीजर वाली जो डिक्लेरेशन थी वो कंप्लीट होगी, यहाँ पे मेरी फ्लोट वाली जो ये थी डिक्लेरेशन थी वो कंप्लीट होगी। CLR SCR क्लियर स्क्रीन होता है, ये आपको बाद में बताऊँगा क्या होता है। ये मेरा यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये तीसरे वाला जो नेक्स्ट जो था ये इनपुट वाला लाइन मेरी शुरू होगी। लेकिन अगर जो मैं यहाँ पे ये ना लगाऊँ तो ये समझेगा कि ये फंक्शन अभी चल रहा है, और अगर ये वाली लाइन इसमें जोड़ लेगा तो ऐसा कोई ये फंक्शन के बाद इसके बाद कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे एरर हो जाएगी। तो इसलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी स्टेटमेंट चलेगा उसके बाद सेमीकोलन, ऊपर डॉट है और नीचे कोमा है, इसे बोलते हैं सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। ये यहाँ पे जो इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू जो है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये राइट वाली वैल्यू को उठा करके लेफ्ट के अंदर पहुंचा देता है। जैसे ही मैंने इंटीजर टाइप का नंबर लिया तो क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में मैंने आपको बताया 2 बाइट का स्पेस खाली होगा, उसका नाम रहेगा num1। यहाँ पे मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया क्या, 100। ऐसे ही एक दूसरे वाला वेरिएबल लिया मैंने num2, इसका जो साइज़ रहेगा फ्लोट टाइप का है तो ये 4 बाइट का स्पेस रहेगा, और इसके अंदर कोई भी आप वैल्यू डाल सकते हैं। कैसे डाल लेंगे ये आपको पता ही चल गया। num2 बराबर जो भी आपको लेना है 20.50। तो जैसे ही तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्थान खाली हुआ है रैम के अंदर, वहाँ पे हो जाएगा 20.50। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको इनपुट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।